Students, I am Shivam Arora from Fundu Tutor. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 जो किस टॉपिक के ऊपर है बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर्स के ऊपर। इसके ऊपर रहेगा वेक्टर्स के ऊपर। अब सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए भाई कि वेक्टर्स होते क्या हैं। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज शो करवाती हैं, टर्म्स जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो। जैसे कि ये बंदा भाग रहा है पर आराम से भाई गिरना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ राम वॉक 5 किलोमीटर, पहला केस। और दूसरा आ रहा है राम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट अभी। मैंने वेक्टर का डेफिनेशन भी शुरू नहीं करा, आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या और कैसे कैसे इसको स्टडी किया जाता है। जैसे कि हमारे पास हमको बोला है कि यार राम वॉक्स 5 किलोमीटर, और एक दूसरी में उसने बोला राम वॉक 5 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। तो ये 5 है ना बेटा जी, जो ये 5 है, 5 का मैग्नीट्यूड, और इसमें जो ईस्ट है, ईस्ट, व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट इज अ डायरेक्शन, ईस्ट इज अ डायरेक्शन। तो वेक्टर्स हमारे पास वो होते हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनमें हम लोगों को ये पता हो कि बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करी है और किस डायरेक्शन में करी है, किस डायरेक्शन में करी है। मतलब हमको जिसका मैग्नीट्यूड भी मालूम हो और हमको उसका डायरेक्शन भी मालूम हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ से, अब आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और आपको पास के पास ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 किलोमीटर, और आपको टुवार्ड्स नॉर्थ जाना है, तो आप क्या लिखोगे? वी वॉक 5 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। तो वो एक डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी ना कि आप नॉर्थ जाना चाहते हो, वेस्ट जाना चाहते हो, साउथ जाना चाहते हो कि ईस्ट जाना चाहते हो। आपके पास एक डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी। और मेरे बच्चे हो, जब आपके पास एक डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए, और मैग्नीट्यूड तो हर बार होता ही होता है, तो उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर दोज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और सेकंड वाला जो है वो हमारे पास है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। और ऊपर वाला क्या है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो कहते हैं स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स वो वाली क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, और स्केलर वो वाली जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड होता है कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल होता है, जैसे 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। वो इंटेग्रल मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड बोला जाता है। अब हमारे पास वेक्टर्स का डेफिनेशन भी है। हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? वेक्टर्स का डेफिनेशन यहाँ पर दे रखा है बड़ा अच्छा सा। कहते हैं कि फिजिक्स के अंदर जब हम लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम जो है वो उनको दो कैटेगराइज में करते हैं, कैटेगराइज, ठीक है। एक है स्केलर और एक क्या है? वेक्टर्स। एक कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग उसको? स्केलर में, और एक हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स में। और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको स्केलर के बारे में बताया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो वही लिखा है स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude only, which has magnitude only but no direction, but no direction। तो एग्जांपल के तौर पे मैग्नीट्यूड मास केजी में मेजर किया जाता है, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। लेंथ किलोमीटर, मीटर, टाइम, वर्क, ये सारी चीजें क्या है जो सिर्फ मेजर की जाती हैं, ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हो रही है। दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बड़ा बेसिक सा लेक्चर है आज का।
जरूर पढ़िएगा, जरूर सुनिएगा ये लेक्चर। उसके बाद हमारे पास आ रहा बेटा वेक्टर्स। वेक्टर्स वो वाली क्वांटिटीज होती हैं which has both magnitude and direction, both magnitude and direction, मतलब वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही प्रेजेंट हो। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है ना मीटर पर सेकंड, तो हमको पता है कि यार वो किस डायरेक्शन में जा रही है और उसका मैग्नीट्यूड कितना, जैसे राम वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें 5 क्या है, 5 Ram moves with 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ईस्ट, तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या रहेगा, वो होगा हमारे पास जिसमें 5 होगा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन। तो वेक्टर्स वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ प्रेजेंट हो, दैट आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, दैट आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, डिटेल्ड में हमने बड़े सारे वेक्टर स्टडी भी करने हैं, पर सबसे पहले जो बेसिक वेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है एक्सियल। पोलर क्या होता है, जिसका पॉइंट हमको गिवन हो कि बॉडी ने कहां से शुरुआत करनी है, तो पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमको क्या हो पता हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमको क्या हो पता हो, जैसे बॉडी ए से बी जा रही है तो ए का पॉइंट हमको पता है कहां पर जाके खत्म होनी है, बी पॉइंट तक जाके खत्म होनी है, और जाना भी उन्होंने स्ट्रेट लाइन है। सो दैट टाइप ऑफ वेक्टर्स मेरे प्यारे बच्चों आर नॉन एज पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को पता हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। इसके बाद हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल एक्सिस, एक्सियल से पता लग रहा है कि एक्सिस के लॉन्ग बात होनी है, यहां से पता लग रहा है कि एक्सिस के लॉन्ग बात होनी है, तो हमने जो बॉडी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमे उसको कौन सा वेक्टर बोला जाता है, एक्सियल वेक्टर बोला जाता है। कौन सा वेक्टर बोला जाता है बेटा, एक्सियल वेक्टर बोला जाता है। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका एक्सियल वेक्टर रहेगा अपवर्ड, उसका एक्सियल वेक्टर किधर रहेगा अपवर्ड, और अगर कहीं बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका एक्सियल वेक्टर क्या रहेगा डाउनवर्ड, उसका एक्सियल वेक्टर क्या रहेगा प्यारे बच्चों डाउनवर्ड। और जब बॉडी अपवर्ड घूम रही होती है ना तो उसका एक्सियल वेक्टर अप एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो उसका एक्सियल वेक्टर हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव आता है। क्या आता है पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास वेक्टर का जो वैल्यू रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। और जब हम नीचे डाउनवर्ड वाली एक्सिस में बात करते हैं, मतलब डाउन बात करते हैं, जब क्लॉकवाइज हो तब वेक्टर का जो साइन रहेगा उसके साथ वो कौन सा आता है बेटा जी नेगेटिव आता है। तो एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर समझ आ गया कि पोलर वेक्टर क्या है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को मालूम हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को क्या हो मालूम हो। और एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जो अपने एक्सिस के लॉन्ग घूमते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हमारे पास जो एक्सियल वेक्टर है वो अपवर्ड रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूमे, अगर वो किधर घूमे क्लॉकवाइज घूमे, तो उसका जो हमारे पास एक्सियल वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा और वो क्या होएगा मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव, वो क्या होएगा नेगेटिव होगा। अब वेक्टर्स हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, अच्छा भला तो चल रहा था, फिर वेक्टर्स का हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी, आज वो देखेंगे। देखो हमको पता है कि हमें कई हमारे पास फिजिक्स के ऐसे लॉ हैं जिसको हमको वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। हमने कई बार इस तरह का पढ़ा है। तो क्या लिखा है, मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटा सा फॉर्म में लिख दो ताकि हम उसको स्केलर की बजाय उसको वेक्टर की फॉर्म में अच्छी तरह से डिटरमाइन कर लें और एक कंसाइन सा हमारे पास लॉ बन जाए। बेसिकली
हमारे पास जो वेक्टर्स के जरूरत पड़ी है ना, वो इसलिए पड़ी है क्योंकि ऐसे कई तरह के लॉ आए थे, जैसे इलेक्ट्रिक वाला था, मैग्नेटिक वाला था, इस तरह के लॉ आए थे जिसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट और नॉर्थ साउथ वेस्ट, वो जा रहे हैं हमको पता है, बट विदाउट वेक्टर के लॉस के हम लोग उनका डायरेक्शन जो है वो कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर पाते, कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा ना इसका जरूरत कि डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स में, तो वो वेक्टर के लॉ के विद रिस्पेक्ट टू ही मेरे प्यारे बच्चों की जाती है। बहुत सिंपल था। The derivation involving many laws of physics are greatly simplified by use of vector। वही बोला कि कई इस तरह की स्केलर फॉर्म में हमारे पास डेरिवेशन होती है जो बहुत लंबी लंबी चली जाती हैं, वेक्टर में वो कंसाइंसी बन के हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। The law of physics which expressed in vector form remain individual for translation and rotational coordinate system। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है एक्स वाई जेड में हम कहीं भी पार्टिकल को मूव करवा सकते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू, वेक्टर लॉ के विद रिस्पेक्ट, किसके विद रिस्पेक्ट टू बेटा जी, वेक्टर लॉ के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बारे में। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि आप किसी भी वेक्टर को, अगर ये मॉड है, अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके मॉड में, उसको मॉड में डालोगे ना, जो आउटपुट आएगी वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर का हमारे पास जर्नल में मतलब ये होता है कि वेन एवर यू पुट अ वेक्टर इन द मॉडुलस इट गिव अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इट गिव अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस का बड़ा जरूरत पड़ने वाला है कि मैग्नी, जब मॉडुलस किसी वेक्टर का लिया जाता है तो वो मॉडुलस क्या करता है, एक वेक्टर को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर बना देता है, मैग्नीट्यूड कर देता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना जो है वो शुरू कर देता है, उसका डायरेक्शन उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आ रहा है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो टर्म है जो हमको जिस भी वेक्टर का बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शन भी बताएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। तो हम इन सिंपल वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द वेक्टर डायरेक्शन of that vector to the magnitude of that vector, to the magnitude of that vector। क्योंकि हमारे पास बेटा सिंपल सा एक लॉ है एक यूनिट वेक्टर का कि जिसमें हमको डायरेक्शन भी पता हो और उसका मैग्नीट्यूड भी पता हो, तो रेशियो ऑफ द डायरेक्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज नाउन एज यूनिट वेक्टर, इज नाउन एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिस भी क्वांटिटी के ऊपर कैप पड़ी हो ना, कैप, इस तरह से कैप पड़ी हो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, अगर हमारे पास कैप पड़ी है ना, तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर उस दैट पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उनकी रेशियो के विद रिस्पेक्ट टू बड़ा बढ़िया सा एक्सप्लेन कर देता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज दैट वेक्टर व्हिच गिव द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, व्हिच गिव द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सब वर्ड से पता लग रहा है, दीज आर द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो हमारे पास सेम हो, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन, मतलब दोनों पैरेलल या दोनों ही एंटी पैरेलल चलनी चाहिए, तभी उनको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा सा बना के रखा है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंट इक्वल पैरेलल लाइंस और सेम स्केल देन द एरो हेड इन द सेम डायरेक्शन आर इक्वल, आर इक्वल। मतलब एरो हेड का मतलब है कि अगर यहाँ से एक पार्टिकल चल रहा है एक वेक्टर और दूसरा भी उसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू उसके पैरेलल चले, तो तभी हम उसको इक्वल वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे, अदरवाइज वो इक्वल वेक्टर कभी भी नहीं कहलाएगा, ये याद रख लियो बात। नेक्स्ट आ रहा है नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है
कि जिसमें एक वेक्टर जो है वो आगे की तरफ चले और दूसरा वेक्टर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले। कहने का मतलब इसमें एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? दोनों एंटी पैरेलल, और इसमें एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। ये इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये कंडीशन पूछी जाएगी, याद रख लेना। तो नेगेटिव वेक्टर हमारे पास वो वाला वेक्टर होगा जिसमें हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगी। बट क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो एक वेक्टर हमने एक वेक्टर लेना है और दूसरा हमने माइनस ऑफ ए वेक्टर लेना है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन उनका क्या रहेगा बेटा? अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है को अनिशियल वेक्टर। को अनिशियल, को से मतलब कॉमन, अनिशियल मतलब स्टार्टिंग। को मतलब अनिशियल, सॉरी कॉमन, और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। तो जब कोई भी वेक्टर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है, इनिशियली स्टार्ट किया जाता है, तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज co-initial vectors. तो vectors are said to be co-initial if their initial point क्या रहे? कॉमन रहे, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वो कॉमन रहे और डायरेक्शन चाहे वो जिस मर्जी में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। सो दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी को-इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट क्या है? हमारे पास कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन है। अगला आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स। अगला क्या आ रहा है? कोलिनियर वेक्टर्स। तो वे वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनमें इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, बट ये चले कहां पर? पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। जैसे आप देख रहे हैं कि इनमें चल तो ये पैरेलल ही रहे हैं, बट चाहे वो पैरेलल चले चाहे वो एंटी पैरेलल, वो रहना तो उसने कोलिनियर ही है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। जैसे राम चला 5 किलोमीटर तो शाम चला 10 किलोमीटर, चले दोनों एक ही डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, जहां आपने स्पेसिफाई करना जो आपको पसंद है, बट उनका पैरेलल चल रहे हैं, बट वो एंडिंग पॉइंट उनका सेम नहीं है। मतलब वो दोनों का मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा अंतर हमारे पास आ रहा है, मैग्नीट्यूड में अंतर आ रहा है। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा कोप्लेनर वेक्टर। वो वाले वेक्टर जो सेम प्लेन में बात कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई के प्लेन में है तो बाकी सारे वेक्टर्स भी एक्स वाई प्लेन में ही रहे। बड़े सिंपल सिंपल वेक्टर्स हैं ये। तो लोकलाइज वेक्टर क्या कौन सा होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, मतलब बॉडी ने हर बारी एक ही पॉइंट से चलना है, ये नहीं है कि उसका इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाए, और जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होता, वो किसी भी पॉइंट से चल सकता है। तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है उसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड, जिसका फिक्स्ड है उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोकलाइज्ड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। देखिए सपोज करो कि पार्टिकल मैंने इधर रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो पार्टिकल मुझे मेरा इधर, और मैंने ये मेरे पास ओरिजिन है और ये मेरे पास ए और बी पार्टिकल, और मैंने इनिशियली ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल का पोजीशन लोकेट करना है और बी पार्टिकल का पोजीशन लोकेट करना है। सपोज कर सकते हैं कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल का जो लोकेशन रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर, और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेक्टर का दूसरे आर्बिटरी पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करना है, तो वो कौन सा होगा? बी वेक्टर, सॉरी r2 वेक्टर। वो क्या होगा? r2 वेक्टर। मतलब r1 और r2 जो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे पॉइंट को लोकेट कर देते हैं, these are known as position vector. Basically position vector tell the position of an object with respect to its origin. origin के with respect to particle किधर पड़ा हुआ, origin के with respect to particle किधर पड़ा हुआ है, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? पोजीशन वेक्टर। और सपोज करते हैं पार्टिकल ए ने बी की तरफ जाना है, तो पार्टिकल ए बी की तरफ क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, तो एक डायरेक्शन में चला। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? जब पार्टिकल डिस्प्लेस हो एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे सर्टेन पॉइंट तक, उसको मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट से एक पार्टिकल दूसरे को अप्रोच करे,
और पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल का लोकेशन किधर है, कहीं भी आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर। बहुत सिंपल था। अब ये बताता क्या है, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। वही बोला ना कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल है कहाँ, अगर पार्टिकल ये पड़ा है ओरिजिन ये है, तो इसका जो हम लोगों को डिस्टेंस पता लगता है वो किस वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू, मेरे प्यारे बच्चों, पता लगता है पोजीशन वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू पता लगता है। किसके विद रिस्पेक्ट टू पता लगता है? पोजीशन वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू पता लगता है। और it tells the direction of the position of the object with respect to the region। वही कह रहा हूं कि हमको पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है पोजीशन का कि पार्टिकल इस टाइम के ऊपर किधर प्लेस है, तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स यार, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जो हमको ये बताता है कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इज पोजीशन, मतलब कितना और किस डायरेक्शन में पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज करा है। मतलब ए से बी जा रहा था तो कितना था हम दोनों के बीच का डिस्टेंस, उनका डायरेक्शन क्या था, उसको मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन has changed its position in the given time interval। मतलब गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी ए से बी जा रही है तो कितना है ए और बी का डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन कौन सा है। बस ये था हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक मैंने आपको बच्चों समझाया, डिटेल्ड में करवाने का कोशिश करा है। सो याद कर लो, याद रख लो कि वेक्टर शुरू हो गए हैं और इसका कोई भी लेक्चर आज से मिस नहीं करना है। रेगुलर आपको इसकी वीडियोस मिलती रहेगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा कि कितना कितना अच्छा लगा, कितना समझ आ गया। अगर कोई डाउट रहेगा तो काइंडली उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ताकि हम आपके लिए, आपके अकॉर्डिंगली और बढ़िया कुछ कर सके। बिकॉज फंडू ट्यूटर हमेशा बच्चों के लिए है, बच्चों के साथ है और हमेशा बच्चों का ही भला सोचता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय जवान।